हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लासेस का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकृत संख्याएं किसे कहते हैं। इसे प्रकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और अब जानते हैं कि प्रकृत संख्याएं होती कैसी हैं। तो प्रकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं जो होती हैं उन्हें ही प्रकृत संख्या कहते हैं। इन्हें n से सूचित किया जाता है। तो n बराबर 1, 2, 3 ऐसे ही अनंत तक चलता रहता है। इन सभी संख्याओं के 1 से शुरू होकर अनंत तक चल जाने वाली संख्याओं को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो जब हम प्रकृत संख्याओं के पहले हम 0 जोड़ देते हैं और 0 से मतलब जैसे ये 0 शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही पूरा अनंत तक चलता रहेगा, तो इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक जब हमने शुरू में हमारा प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा था, हमारे पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर अनंत तक ये संख्याएं जा रही थी। तो जब ये सब संख्याएं धनात्मक थी, जब हम 0 के जो ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये संख्याएं तो रहती ही हैं, इनके पहले हम जो ऋणात्मक संख्याएं हम लेते हैं जैसे -1, -2, -3, इन सभी के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। इसमें सभी अंक होते हैं, इसी को ही पूर्णांक कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो पूर्णांक संख्या का ही प्रकार है। ये कोई अलग संख्या नहीं है, इसका ही प्रकार है। तो इन संख्याओं को जब 2 से भाग लगने और न भाग लगने से हम इसके आधार पर बांटते हैं संख्याओं को, तो 2 संख्याएं बनती हैं। पहली को कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से कट जाती हैं, पूरा कट जाती हैं। अगर 2 से भाग दिया जाए उन संख्याओं में तो 0 आ जाता है। जैसे हो गया 2, 4। अगर इन किसी भी संख्या में आप 2 से भाग लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी ये पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि -1 ऐसी संख्या है, तो अगर ऐसी किसी भी संख्याओं को ये देखना हो कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है, तो उसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। अगर वो 2 से कट जाता है पूरा तो उसे कहते हैं सम संख्या। अगर 2 से नहीं कटता तो उसे विषम संख्या कहते हैं। वही हमारा ये नेक्स्ट है, विषम संख्या किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे 3 हो गया, और इसके आगे का जो 4 होगा वो सम संख्या होगा, उसके आगे का जो 5 होगा वो विषम संख्या होता है। मतलब संख्याओं के आगे वाला इनका उल्टा होता है। ये जैसे विषम हो गया तो इसके आगे का अगर 6 है तो वो सम होगा। जैसे ये हो गया, उसके बाद 6 के बाद जो 7 आता है ये भी विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा हमारा। अब नेक्स्ट है, ये भी कोई संख्या नहीं है, ये जो हमने अभी पढ़ा ये पूर्णांक, इसका ही एक और प्रकार है। ये इसके गुणनखंड के आधार पर प्रकार है कि इसका कितना गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो 1 से कटती हैं। मतलब जैसे कि उनका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो उनका एक तो 1 आएगा गुणनखंड और एक वो खुद से कटेंगी। जैसे हो गया हमारा 2, ये 1 से भी कटेगा। अगर आप 1 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अगर आप इसमें ये 2 से भाग देंगे तो भी कटेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे अगर आप भाग देंगे और ये कट जाएगा। तो इसलिए भी एक अभाज्य संख्या है। अब हमारा इसका अभाज्य संख्या है और गुणनखंड के आधार पर पूर्णांक का और एक और विभाजन किया गया है, बांटा गया है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या भी उसी का प्रकार है, पूर्णांक का ही प्रकार है। तो वे संख्याएं जो जिनके एक से एक तो एक वो गुणनखंड होगा और एक वो खुद से कटेगा। इसके अलावा जिसका गुणनखंड होगा, यानी जिसका 3 गुणनखंड होगा, सीधा बात यह है कि इसका 3 गुणनखंड होगा। जैसे हो गया 4, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा और इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। इसका भी एक तो 1 से कटेगा ये, फिर एक 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इसका 1 से अधिक गुणनखंड है। और वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 से अधिक होते हैं, जैसे इसके 3 हैं तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसके भी 4 हैं तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। ये हमने अभी जो पढ़ा 2
सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये पूर्णांक के ही दो प्रकार हैं। ये दोनों ही आप देखेंगे तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। और इसके बाद हम एक और नई संख्या देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तो शुरू में पहले 1 से शुरू हो रहा था गिनती, उसके बाद इसमें एक और संख्या नया जोड़ा गया 0। अब 0 से गिनती शुरू होने लगा। उसके बाद और भी इसमें संख्याएं जोड़ी गई, ये ऋणात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं और ये 0 पहले का ही था। यानी कि ये तो पहले से ही हमारा मौजूद था पूर्ण संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़ी गई। यानी कि जो संख्याएँ हैं उनमें कुछ कुछ संख्याएँ और जोड़ी जा रही हैं। तो ये तीन संख्याएं आपने पढ़ा और ये सब जो पढ़ा भाज्य अभाज्य, ये इसके ही प्रकार थे। और इन संख्याओं में और भी संख्याएं जोड़ी गई तो हमारा बना ये परिमेय संख्या। जो संख्याएं बट्टे के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 4/3 हो गया, तो इन संख्याओं के लिए को हमारा ये हम नहीं जानते थे कि ये कोई सी संख्या है, तो इन संख्याओं का नाम दिया गया परिमेय संख्या। जो संख्याओं को हम P/Q, P यहाँ कोई भी संख्या रह सकता है, यहाँ भी कोई संख्या रह सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं रह सकता। इसका नियम है कि वे संख्याएं जो जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 ला देंगे तो उसका कोई उत्तर नहीं आता, वो अपरिभाषित रहता है, इसलिए वो संख्या ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी मान रख सकते हैं, यहाँ भी कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं रख सकते। 0 के अलावा और कोई भी मान रख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और इसके जैसा ही एक इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हो जाएगा आपका √4 हो जाएगा, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो 2 और 2, इसका अगर 2 गुणनखंड है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया। और किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो आप इसे 1 लिख देंगे तो ये P/Q के रूप में लिखा गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप लिख दें √2 तो इसका आप इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलेंगी वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो और भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3, √5, इन सभी को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अभी आपने जो पढ़ा ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में वे सभी प्रकृत संख्या भी इसमें, यहाँ पर आप प्रकृत संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सभी लिख सकते हैं। और जो बच गया है वो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये सभी संख्याएँ अभी तक हमने पढ़ ली। और जितनी भी हमने संख्याओं को पढ़ा उन लोगों को अगर मिला दिया जाए कि ये सभी संख्या परिमेय पूर्णांक जितने भी संख्याओं को पढ़ा उनमें अगर हम मिला दें, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। परिमेय के अंदर प्रकृत संख्या भी आ जाएगा और पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, विषम भी आ जाएगा, भाज्य भी आ जाएगा, अभाज्य भी आ जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं पढ़ें इसके अंदर आ सकता है। और जो बच गई हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं अब मौजूद हैं उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये तो आपके एक और संख्या होता है काल्पनिक संख्या। ये संख्या शायद 10th क्लास के चैप्टर में नहीं है, लेकिन बताता हूँ आपको कि ये वास्तविक संख्या है, ये तो हमारा चैप्टर ही है। और इसका ही उल्टा है ये काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं का मतलब होता है कि जो संख्याएं मौजूद ही नहीं है, जिन्हें मान लिया गया है। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर रूट में 9, तो इसका आप लिख देंगे 3 × 3। अगर फिर इसका निकल जाएगा, ये 3 2 बार है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसको 3 लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं कि रूट 9 है तो -3 × -3। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये रूट के अंदर भी है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और तितरी का 9 हो जाएगा। मतलब इतना ही आएगा, प्लस में हो या माइनस में हो। और लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं -√9, तो आप इसे कैसे लिखेंगे?
अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रूट के अंदर जब संख्याएं एक जैसी होती हैं, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका नियम है कि एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। तो जब एक संख्या जैसी संख्याएं होंगी, अगर प्लस प्लस होगा तो 9 आएगा, और माइनस माइनस भी होगा तो भी 9 आएगा। -9 आ ही नहीं सकता है। इसे बस मान लिया गया है। अगर ऐसा नियम नहीं होता कि माइनस और प्लस अलग अलग होकर के भी ऐसा बनाया जा सकता है, तो ये हो सकता था, लेकिन ऐसा नियम है ही नहीं। इसीलिए माना गया है कि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, है नहीं अभी मौजूद। और जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतना तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना ही चाहिए था। और इसका जितना भी अब बताया हूँ, इसका सभी का प्रयोग आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, और जो सब्जेक्टिव में आएगा वही बता रहा हूँ। आपने HCF निकालना सीखा होगा। HCF, जो HCF निकाला जाता है वो आपको तो आता ही होगा, लेकिन इस क्लास में आपको कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो पहले तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड ने दिया था विभाजन करने के लिए। यूक्लिड एक आदमी का नाम है, विभाजन यानी भाग लगाने के लिए। और प्रमेयिका होता है, प्रमेयिका का मतलब होता है नियम। ये प्रमेय भी हो सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है नियम, यानी यूक्लिड ने भाग लगाने के लिए एक नियम दिया, उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। उसने दिया था A बराबर BQ प्लस R होता है। A का मतलब होता है भाज्य। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया भाज्य। जब आप भाग लगाते हैं तो ये बीच में जो होता है उसे भाज्य कहते हैं। जो यहाँ किनारे मतलब जिससे भाग लगाते हैं आप, ये रहा, इसे कहते हैं भाजक, और इसे B से प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पर आता है उसे भागफल कहते हैं। भागफल इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पर बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं, या शेष भी कह सकते हैं। उसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही बताता है, इसी मतलब आप जब भाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका प्रयोग होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R होता है। और भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को सही से अगर आपने समझ लिया है तो आपको इसके आगे के जितने भी सवाल हैं बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।